टॉकिंग बट वी आर टॉक इज बीइंग रिकॉर्डेड आल्सो। तो कल अपन ने कहाँ पे छोड़ा था? कल हम लोग आपने आपने जो एक टॉपिक तो खत्म कर दिया था, देन यू स्टार्टेड दी अदर टॉपिक कि इंडिया क्राइम फ्री कैसे होगा। क्राइम फ्री के बारे में अपन ने बात कर ली थी कि उसकी हाँ। 5 सर्टेनिटी है। एक Yes. में आपको बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज होगी, और यदि आप गलत या फैब्रिकेटेड एफआईआर दर्ज कराएंगे तो उसी Yes. सर्टेनिटी के साथ हम आपको प्रोसिक्यूट करेंगे, क्योंकि ये सुविधा है, दुरुपयोग की व्यवस्था नहीं है। राइट। दूसरा था कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन सपोर्ट के माध्यम से हम सबसे साधारण पुलिस ऑफिसर को इतना सपोर्ट करेंगे, उसके नाम के रिक्विजिशन वगैरह भी हम बना के देंगे, उसे सिर्फ अपना सिग्नेचर करके, वो भी डिजिटल सिग्नेचर करके उसको फॉरवर्ड करना होगा, और आगे चल के जब हम में ताकत होगी तो हम सिस्टम को ही वो लीगल पावर दे देंगे। ठीक है ना? ये पूरा आपने 5 पॉइंट बता दिए थे। उसके बाद आपने बोला था कि अभी इसको या तो सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, मतलब पूरी पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी होनी चाहिए। हाँ, इसको सुविधा के लिए थोड़ा सा 5 पॉइंट को रिपीट कर देते हैं। तो 15 दिन में जो चालान है वो टेक्निकल सपोर्ट के माध्यम से इनफेलिबल एविडेंस के को जो है ना इकट्ठा करते हुए 15 दिन में उसका चालान पेश कर पाएगा। राइट। और वो भी सबसे साधारण पुलिस ऑफिसर, हम इंटेलिजेंट पुलिस ऑफिसर की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? टियर 2 टियर 3 वाले। हाँ, एकदम जो थर्ड रेटर मोस्ट ऑर्डिनरी पुलिस ऑफिसर वुड बी कैपेबल ऑफ डूइंग दैट विद द बैक एंड इंजन सपोर्ट फ्रॉम द टेक्नोलॉजी। और तीसरा था कि जैसे हम पहले कह रहे हैं कि बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज होगी, अब हम कह रहे हैं कि बिना कोर्ट जाए कोर्ट ट्रायल होगा, और ये आज की कोर्ट ट्रायल के लीगली पूरा कंप्लायंट होगा, और आज की तुलना में 1000 गुना ज्यादा इफिशिएंट भी होगा, और 30 दिन के अंदर हम न्याय कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजिकल अरेंजमेंट दैट वे। और हजारों और लाखों के संख्या में देयर विल बी द जजेस। राइट। और बैक एंड इंजन व्हाट एवर द एक्सपेंडिचर इज कमिटेड, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इट विल बी चार्ज फ्रॉम द कल्प्रिट। सो फाइनेंशियल बर्डन जो है ना कैरी करना वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द ऑफेंडर। राइट। 100%। और उसमें जो है रिकवरी और जब्ती प्रॉपर्टी ये सब के प्रावधान होंगे, वो सब ऑटोमेटिक सिस्टम करेगा। तो इट विल नॉट बी ड्रिवन बाय द प्लेजर ऑफ पुलिस और कोर्ट। राइट। मतलब ऐसा पावरफुल सिस्टम। एंड तीसरे में देयर विल बी डिजिटल चित्रगुप्त, जिसके पास हर चीज रहेगी, एंड वो इस बात का बहुत आसानी से अनुमान लगा पाएगा कि आप किसके साथ हैं, किस साधन से जा रहे हैं, और कहाँ पे आप ऑफेंस करने वाले हैं, ये भी वो एंटीसिपेट कर पाएगा। एंड इट विल इंटीमेट टू द नोट्स इन बिटवीन एंड रोड, एंड द नोट्स विल कीप ऑन कंफर्मिंग कि हाँ आप मूव कर गए हैं। राइट। एंड बैक एंड इंजन जहां वो चाहेगा वहां आपको इंटरसेप्ट करके, जहां पर प्रिपरेशन एक ऑफेंस होगी, जैसे डकैती की प्रिपरेशन इज ए ऑफेंस। राइट। और जहां पर अटेम्प्ट इज एन ऑफेंस, तो वो जो है उसमें लीगल एक्शन ले लेंगे। राइट। जहां पर यदि अटेम्प्ट की हालत पे आप नहीं पहुंच पाए, then the preventive action would be taken that will also be duly supported with your conduct. Right. तो वो प्रिवेंटिव एक्शन भी, it will not be discretionary on the part of the police, but it will be a concrete supported with the evidence कि ये एक्शन आपके खिलाफ होना ही चाहिए। राइट। करेक्ट। एंड देन वी विल बी इन पोजिशन इन बिगिनिंग में भी 40-50%, लेकिन 4-5 साल के अंदर जैसे ही डाटाबेस की बढ़ोतरी होगी, हम जो है 90 और 99.9 तक भी पहुंच पाएंगे। राइट। 100%, बिकॉज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेटिकली स्मार्ट हाँ, मैं जो बात कह रहा हूँ इट इज ए नो रॉकेट साइंस। यस। आप तो टेक्नोलॉजी के जो है विज हैं, हम तो कह रहे हैं कि एक दूध पीता बच्चा भी जो है ना ये बात को सपोर्ट कर सकता है। जो आजकल छोटे छोटे बच्चे जो है ना कोड लिख रहे हैं, इवन दे कैन डू दैट मीनिंगफुल जॉब। देयर इज नथिंग, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ एनी रॉकेट साइंस, इट मे बी रॉकेट साइंस इन द पास्ट, बट आज ये बच्चों का खेल है। ठीक है ना? करेक्ट। अब जो लास्ट और 5वीं बात है कि हम जो है अपराधियों को के बारे में जब सब कुछ ही जानते हैं कि हंसता कैसा है, खिसियाता कैसे है, चलता कैसे है, कपड़े कौन सा पहनता है, कब नया कपड़ा कौन सा पहना इसने, अपराध करते समय क्या कपड़ा पहनता है, रास्ते में कपड़े बदलता है क्या, जब उसे सब कुछ ही मालूम है, then it is not good to allow him to continue as a criminal. Right? Correct. So our support system will reach out, which will be a very expert system, and it will rehabilitate you
making use of your skill set, your inclination, your interest. Correct. And then he will make you a meaningful resource for the nation. तो आप तो धन तो कमा ही पाएंगे और आपकी पूरी क्षमता का हम उपयोग कर पाएंगे इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द नेशन. करेक्ट. इस तरीके का, राइट. तो ये थी. अब ये सवाल उठता है कि इसे जमीन पे उतारने के लिए बाहर से हम लड़ेंगे तो लड़ाई लड़ना पड़ेगी. बाहर से लड़ाई लड़ना संभव है? इसको जमीन पे उतारने के लिए आपसे बात करने के बाद मेरे को सुबह तक प्लान भी पता चल गया कि ये उतरेगा कैसे. आपने हमारे कुछ वीडियोस देखे हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं देखा अभी तक मैंने. अच्छा, कुछ नहीं देखा. तो चलिए मैं आपको सुनना चाहूंगा. हाँ, इसको उतारने के लिए सबसे पहले हम दिल्ली में जो यूरोपियन सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसके एम्बेसडर से मिलेंगे. ये प्रपोजल हम ये हम बिल्कुल नहीं करेंगे. नहीं, देखो मेरी बात ध्यान से सुन लो. ये सिस्टम कोई भी कॉपी कर सकता है. एक मिनट दिगांत, जरा लिसन मी केयरफुली जी. हम सब जो है इट विल बी ए इंटीग्रेशन ऑफ द एडवांस टेक्नोलॉजिकल एंड वैदिक नॉलेज, राइट. और इसमें हम विदेशी रास्ते को नहीं खोजेंगे डेलिबरेटली. रास्ता नहीं खोज रहे इसमें. आई टेल यू. हाँ, इंडिया की एक आदत होती है, चीज जो बाहर हो रही है ना, ये सीधा कॉपी पेस्ट करते हैं उसे बिना सोचे समझे. अब अच्छा, आई डोंट माइंड कि आप उसे भी कर लें, लेकिन हम अपना ओरिजिनल रूट तो एज इट इज रखेंगे. दिस कुड बी एडिशनलिटी जो आप कह रहे हैं. यूरोप की कोई भी एक छोटी फुल्ली डेवलप कंट्री समझो, डेनमार्क है. डेनमार्क के काउंसल जनरल और उसके एम्बेसडर को पकड़ा, उसको बोला ये है, ये इससे डेनमार्क में. आई थिंक दुबई एंड सिंगापुर कुड बी बेटर थिंग्स. any country which is the most developed country in the world. क्योंकि उसने कर दिया तो बाकी सब खुशी से कॉपी करेंगे उसे, बिकॉज फिर दे डोंट हैव टू आस्क एनी रेफरेंस. क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी नंबर 1 या नंबर 2 या नंबर टॉप 10 में है. एंड वो छोटी कंट्रीज हैं. दिगांत, आई विल एग्री विथ यू एज ए एडिशनल मेजर, नॉट एज ए ओरिजिनल एडिशनल मेजर. ये सिर्फ इसलिए ताकि देखो इंडिया को जब तक कोई रेफरेंस नहीं मिलता ना, अरे पहली बार हमें करना है, कुछ प्रॉब्लम आई तो, मेरी कुर्सी चली गई तो, पब्लिक को कुछ गलत रिस्पांस आया तो, सॉफ्टवेयर काम नहीं किया तो, ये तो वो तो, ऐसे 50 तो के चक्कर में नहीं. अभी अच्छा, मुझे आप एक बार मेरी बात पूरी सुन लो, फिर देन आई विल लिसन यू, बिकॉज मुझे लग रहा है कि बहुत सारे कुछ प्रश्नों के आपको जवाब मिल जाएंगे. क्योंकि यदि आपने जो है क्राइम फ्री भारत के उपलब्ध वीडियो यदि देख लिए होते तो शायद आपकी जिज्ञासा कहीं ना कहीं शांत हो गई होती. आज देखूंगा ना मैं आज बैठ के. कल अच्छा, चलिए अब मैं आपको अभी बताता हूँ. देखिए, इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि हमें ये व्यवस्था जो है वो पार्लियामेंट के मंदिर में लेके आना पड़ेगी. देखिए, हमने जो कुछ भी किया, चाहे संविधान की बात हो, चाहे अंग्रेजों के बनाए हुए गुलामों के कानून का अडॉप्शन की बात हो, चाहे 1861 के से गवर्न पुलिस व्यवस्था का सवाल हो, या ब्यूरोक्रेसी का सवाल हो, या जुडिशरी का सवाल हो, उसको हमने अंग्रेजी व्यवस्था को पूरी लॉर्डशिप के साथ एज इट इज जो है ना अडॉप्ट कर लिया, जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए बनाई थी. राइट. करेक्ट. उसके ऊपर जो पॉलिटिकल व्यवस्था है वो भी दुष्टतापूर्वक पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में पार्टी जो है ना ड्रिवन कर दिया, जिसने जो है ना डेमोक्रेसी की हत्या कर दी. 100%. आज जो है डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है. हम झूठ बोल रहे हैं. हम वोट देने वाले गुलाम हैं, और जिसको हम वोट देते हैं वो हमें रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो उस पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करता है जिसने उसे टिकट दिया है. पार्लियामेंट में वो जो है पार्टी व्हिप से बंधा हुआ है, और पार्लियामेंट के बाहर जो है वो पार्टी डिसिप्लिन से बंधा हुआ है. वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल आकाओं से इतना डरा हुआ है, वो सोचता है कि उसे जो टुकड़े मिल रहे हैं कहीं वो ही उसके प्लेट से ना उठा लिए जाएं. वो इतना डरा हुआ प्राणी है. जो आपको बाहर से गब्बर दिख रहा है, जिसने हो सकता है बहुत सारे मर्डर किए हों, किडनैपिंग किए हों, बलात्कार किए हों, और वो अपने लोगों के सामने जो अपना चौड़ा सीना करके चल रहा है, उसका सीना जो है ना सिकुड़ के कुछ सेंटीमीटर का हो जाता है जब वो अपने पॉलिटिकल आकाओं को जो है ना ध्यान में लेता है. तो वो आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है. राइट. और आपके ऊपर जो लोग थोपे जा रहे हैं वो अपन ने ऑलरेडी चर्चा की है कि वो जो है ना उनको जो ज्यादा पैसा देता है उसको टिकट मिल जाता है.
जो है आपके बड़े नेताओं के बच्चों को मिल जाता है, जातीय धर्म के लोगों को मिल जाता है, जो दूसरी पार्टी के थोड़ा सा इन्फ्लुएंस रखने वाले हैं, जो आपके अपने लाभ के लिए अपने कैलकुलेशन के हिसाब से आपकी पार्टी में जुड़ते हैं, उन्हें आप जो है फूल माला के साथ लाते हैं, उन्हें पार्टी का टिकट भी देते हैं और उन्हें जो है मंत्री भी बनाते हैं, और इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं पालते हैं कि जो आपके कार्यकर्ता हैं, जो निष्ठापूर्वक आपके साथ लगे हैं, तो कार्यकर्ता दो तरीके के हैं। एक वो दुष्ट कार्यकर्ता हैं जो खुद साले अपराधी हैं, अपने आपराधिक रिकॉर्ड और अपने आपराधिक गतिविधियों को संरक्षण मिल जाए इसलिए नेताओं से चिपके रहते हैं, राइट। और दूसरे वो हैं जिनको वो साफ सुथरे अच्छे लोग हैं, वो जो है एक कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता हैं। एक कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता सबसे ज्यादा पिसते हैं, ना इनकी कोई सुनवाई होती है, ना इनको कोई तवज्जो देता है, इनको गधा मान के इनका दोहन किया जाता है और इन्हें बदले में कुछ नहीं मिलता है। इन्हें बदले में जो है सिर्फ जो है धोखा मिलता है। मतलब एक आदमी यदि 30 साल से लगा हुआ है, 100% करेक्ट, 100% करेक्ट, 100% करेक्ट, एकदम बराबर बात कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? Yes, अब सवाल उठता है कि हमें जो है, हमने जो एक ऊर्जा का सिस्टम लाया है। देखिए, हम सब व्यक्तियों में एक ऊर्जा है, आप उसे आत्मा कह लीजिए, जो कुछ भी नाम से जाना हो कह दीजिए, बट एक ऊर्जा है जो आज की बाहर की जो परिस्थितियां हैं उनसे घुट रही है और वो सुप्त प्राय हो चुकी है, राइट। तो हमें संकल्पित होके ऊर्जाकृत करना है। तो दिगांत शर्मा इज नाउ माय टारगेट ऑफ द टुडे टू whom I am trying to energize. So आज मैं जो है आपसे जो बात कर रहा हूँ, इट इज ए वेरी कॉन्शियस एफर्ट ऑफ एनर्जाइजिंग मिस्टर दिगांत शर्मा जी, राइट। मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर दूं कि हमारे तो चार्ट में हमने लिख के रखा था कि दिगांत इज ए गुड एंड इंटेलिजेंट पर्सन, उसको जो है हमें आज ऊर्जाकृत करना है। तो जो हम बात कर रहे हैं वो कॉन्शियसली टू एनर्जाइज यू, राइट जी। अब हमने आपकी अंदर की सोई हुई ऊर्जा को जगा दिया, तो आपके अंदर जो नेगेटिविटी एनवायरनमेंट ने डाली हुई है, जो निराशा डाली है, जो हताशा डाली है, जो बेबसी डाली है, जिसके ऊपर अत्याचार भी हो रहा है, कोई कब्जे भी कर रहा है, सब तरीके को उसके ऊपर गुनाह हो रहा है और वो घुटा जा रहा है, उसे एकाएक जो है और कुछ नहीं मिला, लेकिन एनर्जी लेवल पे ही विल फील कि अब ये सब चंद दिनों की बात है, अब चीजें बदलने वाली हैं, और इस सोच मात्र से उसकी हताशा, बेबसी, निराशा जो है वो खत्म हो जाएगी और वो जो है उसमें पहुंच जाएगा। मतलब ही विल बी लिटिल पॉजिटिव, ही विल बी अवे फ्रॉम डिप्रेशन, और ऐसा होने से उसका फोकस, कंसंट्रेशन एंड आउटपुट बढ़ेगा और हिज प्रोडक्टिविटी विल इम्प्रूव। डू यू एग्री विथ यू? 100%। राइट। अब विद द इंक्रीज प्रोडक्टिविटी आपको दो फायदे मिलेंगे। एक तो आपका अपने ही सर्कल में आत्मसम्मान बढ़ेगा, राइट, क्योंकि लोग दे विल फील कि यू आर पर्सन ऑफ एनर्जी, यू आर पर्सन ऑफ आउटपुट, यू आर पर्सन ऑफ द डिलीवरी, राइट, यू मीन बिजनेस। इस तरीके के कॉन्सेप्ट आपकी पर्सनालिटी में जो ऑलरेडी जड़े होंगे वो और मुखरित हो जाएंगे। डू यू एग्री विद दैट? यस, यस, ओके। अच्छा, इन द प्रोसेस देखा जाए तो अपने आप को ऊर्जाकृत करके, संकल्पित ऊर्जाकृत करके, आर यू डूइंग फेवर टू एनीबडी एल्स और यू आर फेवरिंग योरसेल्फ? माई सेल्फ। मैं खुद खुश रहूंगा तो दुनिया को खुश रख पाऊंगा ना। खुद ही दुखी रहूंगा तो किस बाकी को भी नेगेटिव एनर्जी दूंगा। इफ आई एम पॉजिटिव आई विल गिव पॉजिटिव वाइब्स। तो आपको जो है आप पॉजिटिव हो गए, राइट जी, और आप इससे आपका भला हुआ, राइट जी। अब आप एक चीज मानेंगे कि हम लोग इतने जो है ना चीजों में फंस चुके हैं, महंगाई से लेके हर चीज में, कि हम जो पूरी ताकत लगा के मियाँ बीवी काम करते हैं, मुश्किल से इतना पैसा कमा पाते हैं कि हम अपने बच्चे को ठीक ढंग से व्यवस्थित कर पाएं, राइट। पहले जो है एक व्यक्ति घर में कमाता था और ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, वो एक पूरे कुनबे को पाल लेता था वो। आज जो है मियाँ बीवी दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन महंगाई और बाकी चीजों के कारण उसे अपने दो बच्चों को पालना और एस्टैब्लिश करना एक अपने आप में बड़ी चुनौती बन गई है। करेक्ट। डू यू एग्री विथ मी? 100%। अच्छा, तो आपको जो है अभी जहां कहीं भी आप फोन करते हो, आप बिजनेस रिलेटेड ऐसी सेल्फ इंटरेस्ट की जगह पे आप फोन करते हो जिससे आपका
कुछ काम बने, कुछ काम सदे, आपका उल्लू सीधा हो। डू यू एग्री विथ मी? मेरा एक्चुअली काम थोड़ा अलग टाइप का है। नहीं नहीं नहीं, आप टाइप को छोड़ दीजिए, जनरली आप बोल रहे हैं, जनरली सब लोग यही करते हैं, जनरली यही करते हैं, राइट? गेन समथिंग आउट ऑफ द अदर पर्सन। यस, करेक्ट करेक्ट। तो हमारे जो है, जो ऑलरेडी प्रभाव क्षेत्र में जो वर्षों से हम लोग पैदा हुए हैं, जुड़े हुए हैं, सामाजिक लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, उनमें से हम चंद लोगों के कांटेक्ट में रह पाते हैं क्योंकि समय अलाउ नहीं करता है, राइट? करेक्ट राइट। अब जो है यहाँ हम संकल्पित हो गए हैं और अपने प्रभाव क्षेत्र के, हमारी पर्सनालिटी के डिफरेंट जो पर्सपेक्टिव हैं, ठीक है ना? जैसे एक पर्सपेक्टिव हो सकता है कि आप से नौकरी में है, सेवा में है। दूसरा पर्सपेक्टिव एजुकेशन में हो सकते हैं, तो यू आर अलुमनाई ऑफ सर्टेन ग्रुप, राइट? देन आप हो सकता है रोटरी क्लब, लायंस क्लब, और आजकल तो ढेर सारे क्लब्स हो गए हैं, लीडरशिप क्लब, दैट क्लब, दोज क्लब। तो किसी क्लब से जुड़े हों, सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हों, तो आपकी पर्सनालिटी के बहुत सारे फेसेट होंगे और हर फेसेट का एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होगा, जिसमें 2, 4, 5 से लेके सैकड़ों लोग हो सकते हैं। करेक्ट। इधर 100%। ठीक है ना जी। तो आप जब संकल्पित होके आधा घंटे से लेके 1 घंटा, 1.5 घंटे या 2 घंटे जो है ना उनसे बात करेंगे, तो आपका जो नेटवर्क है उसमें आपके रिलेशनशिप, आपका वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आई मीन योर intimacy and connectivity within circle would improve like anything. Obviously, this is so a part of networking which we learned around 15 years back. अच्छा, अभी आप बात कर रहे हैं तो ऊर्जाकृत करने वाली बात कर रहे हैं, तो probably you will be talking to your groups relatively with a better self-esteem. Correct. मतलब क्योंकि आज जब आप अपने काम से बात करते हैं तो चीजों को चारों तरफ घुमा के कहते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई घुमाने की बात नहीं है। यू कैन डायरेक्टली हिट द वुल, एंड दैट टू जो है ना विथ ए लिटिल हायर लेवल ऑफ एनर्जी, विथ हायर सेल्फ स्टीम। मतलब वो बातचीत करके आप थोड़ा सा अच्छा फील करेंगे, गौरवान्वित फील करेंगे। यस, एग्री? आपसे सर एक चीज मुझे डिस्कस करनी थी। हाँ, जो आपका ये जो पूरा प्रोजेक्ट है विच यू हैव सबमिटेड इन द इंडियन, जो गवर्नमेंट को आपने सबमिट किया इन 2017 में किया था। 17 में। हाँ। तो अकॉर्डिंग टू मी, समवन लाइक यू इज अ कैंडिडेट और व्हाट डू यू से, हु डिजर्व्स अ नोबेल पीस प्राइज। पूरी दुनिया में कलेश मचा हुआ है, सब लोग लड़ रहे हैं। अगर ये चीज हम लोग आपके थ्रू किसी भी डेवलप कंट्री में इम्प्लीमेंट कर दें, यू विल गेट ग्लोबल नोबेल पीस प्राइज होता है ना, वो सर आपको मिलेगा। बिकॉज जिस दिन वहां इम्प्लीमेंट हुआ, पूरी दुनिया में कॉपी पेस्ट होना चालू हो जाएगा ये। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो अपन ने इसको एज ए एडिशनलिटी मान लिया है ना, लेकिन हमने एडिशनलिटी वर्ड का यूज किया है। और उसके बाद क्या है, इंडिया में देखो सीधा जाएंगे तो कोई काम करता नहीं है यहाँ पे। आप चिंता मत करो, कोई बचेगा ही नहीं, अपन ही अपन होंगे। अभी उसी पे आ रहे हैं हम। वी आर कमिंग विद द पाथवेज आल्सो। ओके दिगांत, वी आर हैविंग ए फुल फ्लेज स्ट्रेटेजी। ये बीच का रास्ता कोई नहीं है इसमें, हमें किसी थर्ड व्यक्ति के पास नहीं है। अभी देखिए, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, राइट? तो आपने जो है अपने नेटवर्क के लोगों से जोड़ा, और ये एक्सपोनेंशियली हर किसी को करना है संकल्पित होके, राइट? तो जितने आप एनर्जी सेंटर कर देंगे, इट विल बी लाइक मैग्नेट। आप अपने प्रभाव क्षेत्र के जितने भी लोहे हैं उसको आपने मैग्नेट में कन्वर्ट कर दिया, वो अपने प्रभाव क्षेत्र में जा रहा है, वहां मैग्नेट बनाया जा रहा है। और इस पूरी प्रक्रिया में बहुत कम समय लगेगा। 9 दिन में वी कैन रीच आउट टू द 100 करोड़ पीपल, राइट? एंड रीच आउट नहीं, दे विल बिकम एनर्जी सेंटर, राइट? अब एनर्जी सेंटर जो है करना क्या है, तो एनर्जी सेंटर को देखो, एक चीज अपन को समझना पड़ेगा कि चाहे जो भी, जैसे अभी जो सो कॉल्ड द षड्यंत्र पूर्वक जो आपको आजादी का घूंटा पिलाया गया है, ये सब चीजें जो है पार्लियामेंट के मंदिर में ही अडॉप्ट की गई हैं, राइट? चाहे वो अंग्रेजों के बनाए नियम कानून हो, चाहे अंग्रेजों के बनाने की व्यवस्था हो, या कुछ दुष्टपूर्वक जो भारतीय लोगों ने जो कानून बनाए हैं, ये सब जो है पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के बनाए गए हैं। डू यू एग्री विथ मी? 100% राइट। अब जो है, जो भी पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं वो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं,
करेक्ट। कायदे से ये उनका पदी कर्तव्य है कि हमारी बातों को समझें और उसे जमीन पे उतारें, राइट। राइट। लेकिन वो चूंकि अब हमारा अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं मान रहे हैं, उनको अपने एजेंडे फॉलो करते हैं, उसी वो एजेंडा को वो उनके implement अपने करते हैं। एजेंडा हैं और वो एजेंडा जरूरी नहीं है कि इवन नेशनलिस्ट हों। करेक्ट। कहीं उन मतलब वो जो है व्यक्तिगत लाभ के लिए हैं, व्यक्तिगत पार्टी के लाभ के लिए हैं, और जहां पर कि पार्टी और नेशन दे आर नॉट द सेम एंटिटी। और इनको एक्चुअली इससे कुछ लेना देना भी नहीं है, बिकॉज चाहे पार्टी पावर में हो या ऑपोजिशन में हो, ये दोनों साथ में मिलके काम करते हैं। बिकॉज पूरे हिंदुस्तान में जितना भी सरकारी पैसा है वो सब टेंडर के थ्रू जाता है। अब टेंडर हमेशा मैनेज होते हैं बड़े वाले सारे के सारे, और उसमें जब तक ऑपोजिशन वाले को भी कुछ नहीं देंगे ये, तब तक वो अपना मुंह बंद नहीं रखता। अगर उसको कुछ नहीं मिलता तो वो विसल ब्लोअर बन के उसकी पोल खोलता है। अगर उसको चुपचाप अपना छोटा पैकेट मिल गया तो वो चुप हो जाता है। एंड फिर ये बड़े भाई छोटे भाई की मिली भगत हर स्टेट और सेंटर दोनों जगह चलती रहती है। आपने बिल्कुल 100 आने सच बात कही है, राइट। जी। तो अब जो है हमारे रिप्रेजेंटेटिव जिनको हमने चुना है, यदि वो हमारी बात मानेंगे तो हम अपनी बात उनको कैसे पहुंचाएंगे। एक तो आपका मॉडल हो सकता है कि एम्बेसडर और उसके मामले से मिलके कहीं दूसरी कंट्री में इम्प्लीमेंट करा के वहां से ले आए। ये Yes. मॉडल को अपन जो है सुभाष चंद्र बोस का मॉडल कह देते हैं कि जब जी। भारतीय लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी तो बेचारे जर्मन चले गए, वहां पर जापान चले गए, और उन्होंने Yes. आईएनए और आजाद हिंद फौज बना के और फिर ही ट्राई टू अचीव इंडिपेंडेंस। एंड Correct. इसमें किसी को कोई मुगालता नहीं होना चाहिए कि यदि भारत को आज़ादी मिली है तो इट इज लार्जली ऑन अकाउंट ऑफ द सुभाष चंद्र बोस एंड उसके उनके रिलेटेड एक्टिविटीज के कारण। करेक्ट। क्योंकि जो उसके कारण बौखलाहट और खून खौल गया था, जिसमें कि 24 जो है नेवल बेसिस में से 22 नेवल बेसिस पे जो है विद्रोह हो चुका था, जिसको शांत करने का कोई तरीका जो है अंग्रेजों को समझ में नहीं आ रहा था। करेक्ट। अंग्रेज जो है 1947 को नहीं बल्कि 1948 को इस देश को छोड़ने का उनका योजना था, लेकिन हालात इतने खराब थे कि उन्हें एग्जिट प्लान बनाना पड़ा भागने का, और वो 1947 में ही सब कुछ दे दा के भाग लिए, राइट। करेक्ट। मतलब इतने की लड़ाई में भी उनको बहुत नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से उनके पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो ये सारी कॉलोनीज को मैनेज कर सकें। करेक्ट। एक तो हो गया है कि उनकी कमर जो है वो जर्मनी ने तोड़ दी थी, हिटलर ने तोड़ दी थी, और वो बैंकरप्ट हो चुके थे, नंबर 1। यस। दूसरी है कि चारों तरफ बगावत के सीन थे, केवल कांग्रेस अकेली शांत पड़ी हुई थी। अदरवाइज आप उस समय के जो लिटरेचर को बहुत ज्यादा लोगों ने सामने नहीं लाने दिया है, चारों तरफ बगावत थी। आप उस समय के गवर्नर्स के लेटर पढ़िए, उस समय के चीफ इन आर्म्ड कमांड फोर्सेस जो कि क्लॉड आचनलेक थे, उन्होंने कम से कम 8-10 लेटर जो है ना वाइस रॉय लॉर्ड बॉवेल को लिखे, और उन्होंने कहा विद्रोही की स्थिति है, आप गवर्नर्स को कहिए कि हमारे आर्म्ड ऑफिसर्स को वो सीधे संपर्क ना करें, बिकॉज आई नो हाउ टू हैंडल माई आर्मी, हाउ टू हैंडल द आर्म्ड फोर्सेस, राइट। इस तरीके का। और उन्होंने कहा कि गवर्नर्स को कहिए कि वो सीधे मांग ना करें फोर्स की, हमारे पास यूरोपियन फोर्स नहीं है जो हम निकाल के आपके हाथ से दे दें, सो वी आर मैनेजिंग थिंग्स विद ग्रेट डिफिकल्टी। फिर उन्होंने लिखा वॉवेल को कि साहब ये जो आप आजाद हिंद फौज का ट्रायल कर रहे हैं रेड कोर्ट में, इसे पोस्टपोन कर दीजिए, नहीं तो आपको भागने का समय नहीं मिलेगा, आप इसको 1857 से कंफ्यूज मत करिए। He has written such a strongly, and it was under the pressure of military intelligence (MI) and this Lord Claude Auchinleck, जो कि he was the integrated commander of Indian Armed Forces, Wittersar। इन दोनों की रिपोर्ट के आधार पर जो है आजाद हिंद फौज का ट्रायल स्थगित कर दिया गया। जो अंग्रेज बिना किसी कारण के लोगों को फांसी पे चढ़ा देते थे, उन्होंने आजाद हिंद फौज का ट्रायल नहीं किया। इस क्लॉड आचनलेक ने एक एग्जिट प्लान बनाया था कि इमरजेंसी से यदि भागना पड़े तो हम चंद मुट्ठी भर अंग्रेजों को लेके कैसे भागेंगे। दिस प्लान वाज सबमिटेड टू लॉर्ड बॉवेल एंड इट वाज अप्रूव्ड बाय लॉर्ड बॉवेल। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि अंग्रेज अंदर से कितने डरे हुए थे। जब अंग्रेज डरे हुए थे उस समय हमारा दुष्ट नेहरू इन साले दुष्टों की सभी बातों को मान रहे थे। लॉर्ड जो रेड क्लिफ है, जो एक वकील था जिसने कभी साला भारत को नहीं देखा, उसका जहां दिल किया उसने लाइन खींच दी और वो हमारे भाग्य विधाता बन गए।
वो जो है ना भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री का वो बन गए। आप ये बताइए दिगांत, 1946 में जो नंगा नाच मुसलमानों ने और मुस्लिम लीग ने किया था, जिस बड़ी मात्रा में जो है लोगों का नरसंहार किया था, बलात्कार किया था, एक दूध पीते बच्चों को भी ये बात आसानी से अनुमान लगाई जा सकती थी कि जब ये देश जो है ना दो भागों में बट रहा है और पाकिस्तान में बड़ी संख्या में हिंदू हैं, क्योंकि वहां मुस्लिम लीग नहीं जीती थी, राइट। तो ये बात आसानी से अनुमान लगाई जा सकती थी कि ये दुष्ट जो है ना हिंदुओं के साथ क्या करेंगे। फिर इस दूध पीते बच्चों से भी ज्यादा नालायक आदमी था कि जिसने ये अनुमान नहीं लगाया कि हमें अपने जो है ना हिंदुओं को सुरक्षित आने के लिए प्रोटोकॉल बनाया जाए, प्रोसीजर्स बनाई जाए, फोर्स और उसको लगाने की बात की जाए, और यदि नहीं है तो फ्रीडम फाइटर्स को लगाया जाए। इस दोस्त ने एक भी कोशिश नहीं की। एक्चुअली सत्ता के किस चीज में मगरूर था ये दुष्ट आदमी? एक्चुअली जो ये बाय डिफॉल्ट मैं वैसे किसी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट व्हेन आई देखो दिगांत, लेट्स नॉट बी वेरी डिफेंसिव। हमें बात बड़ी स्पष्ट ढंग से कहना चाहिए, एंड वी शुड नॉट ट्राई टू बी डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली करेक्ट। नहीं, तो लेट मी कंप्लीट। मैं किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मुस्लिम धर्म जो है वो हमेशा दूसरे को नीचा दिखाता है। अभी आपने देखा ये आजान के ऊपर जो पूरी डिबेट ये लोग कर रहे हैं, वो इसलिए नीचे दिखाता है क्योंकि हम इंटेलेक्चुअली मक्कार लोग हैं, हम दुष्ट लोग हैं, हम राष्ट्रद्रोही लोग हैं, हम चंद वोटों के लिए कुछ भी कहने के लिए तैयार हैं, कोई भी उल्टा सीधा कानून बनाने के लिए तैयार नहीं। तो मैं दिगांत आपसे पूछता हूं कि आपका आर्टिकल 25 ये कहता है कि हर व्यक्ति को अपनी फेथ और अपनी कॉन्सेंस के आधार पर जो धर्म अच्छा लगे वो मानने के लिए स्वतंत्र है, उसका प्रचार करने के लिए स्वतंत्र है जी। फिर कोई धर्म तुम्हारे गले पे जो है ना तलवार लगा के कैसे कह सकता है कि मेरी बात मानो, मेरे धर्म को मानो, नहीं तो मैं तुझे काफिर कहूंगा और तेरी हत्या करूंगा और मुझे जन्नत मिलेगी और 72 हूरें मिलेंगी। क्या ये आर्टिकल 25 का वायलेशन नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इसी के लिए सर, ये मेरे को सब आई नो ऑल दिस इन डिटेल सर। इसीलिए आई वॉज द वन, मैं आपको ना RTI भेजूंगा। जो सबसे पहले ये आजान के खिलाफ RTI गई थी वो मैंने भेजी थी पहली RTI। देखो यार, ये जो है हम गुलामियत के जो है ना इंस्टीट्यूशंस में जो गुलामियत नहीं। अच्छा ये बताओ, चलो मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ जी। जो आपका जो है जुडिशरी पैदा हुई है, ये देखिए IAS एंड IPS और जो ऑल इंडिया सर्विसेज और बाकी तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पे आई हैं, दे आर हैविंग नो रोल ऑफ द एनी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, राइट? करेक्ट। डू यू एग्री? 100%। लेकिन जुडिशरी का क्या है? एक वकील जिसकी वो जो है ना वकालत चल भी सकती है, प्रैक्टिस चल भी सकती है और नहीं भी चल सकती है, वो पॉलिटिकल मेहरबानी से यदि हाई कोर्ट का जज बन जाता है पॉलिटिकल मेहरबानी से, तो वो जो है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बनेगा, आगे चल के जज सुप्रीम कोर्ट बनेगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा कि नहीं बनेगा? करेक्ट। एक व्यक्ति जिसका जन्म पॉलिटिकल मेहरबानी पे हुआ है। दिस आई कंप्लीटली एग्री। मेरी तो मतलब जो हमारा सबसे बड़ा न्याय का केंद्र है, एंड आई सल्यूट माय जुडिशरी कि इस इतने बड़े हैंडीकैप के साथ भी दे आर डूइंग ए वेरी गुड जॉब। मतलब ये बहुत बड़ा हैंडीकैप है कि जब तुम्हारा जन्म ही जो है ना मेहरबानी के ऊपर हुआ है, तब भी आप जो है सीना चौड़ा कर पा रहे हैं। जो IAS IPS और ऑल इंडिया सर्विस वाले जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पे अपने मेरिट के आधार पे आ रहे हैं, वो तो साले अपने आप को लेडू साबित कर रहे हैं, बिना कहे साले सरेंडर कर रहे हैं, छोटे से लाभ के लिए साले बिछे हुए हैं, उनका इस देश के लिए कोई जो है ना उत्तरदायित्व नहीं है। करेक्ट। या बताइए, आज जो है ना IAS IPS और इन सब जो ऑल इंडिया सर्विसेज और बाकी सर्विसेज जो कि जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा भी प्रोटेक्ट की गई हैं, वो छोटे से लाभ के लिए, छोटे से पोस्टिंग के लिए साले लेटे हुए हैं। करेक्ट। तो एक जुडिशरी जिसका जन्म पॉलिटिकल मेहरबानी पे हुआ है, इट इज डूइंग मच बेटर जॉब देन एनी ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर। और हम तो ये कह रहे हैं कि चलो साला तुम जो जब तक नौकरी में थे तब तक जैसे थे वैसे थे, आज भी साला इन दुष्टों के मुंह नहीं खुलते हैं। यदि इनके पास और कोई चीज नहीं है, या तो जो है ना ये किसी मेहरबानी से रीएम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचते रहते हैं, और यदि वो नहीं मिलता है तो दे आर हैप्पी विद द कंज्यूमिंग लिकर, दे आर हैप्पी विद द प्लेइंग गोल्फ।
उसमें इनका और जो भी बहुत इतना रिच सारी चीज एक्सपीरियंस है वो देश के हित में क्यों नहीं आता है? कितने सेल्फिश क्योंकि गद्दार लोग हैं ये लोग। आई टेल यू क्यों नहीं आता है, हाँ क्योंकि इन्होंने 30-35 साल जो नौकरी करी है हाँ। उसमें इन्होंने तो आपको जितना क्या भी लगता है माल कि जमा मैथिली किया है। शरण गुप्त ने नौकरी नहीं की है? नहीं नहीं, अरे सर मेरे को बोलने तो दो। हाँ इन्होंने 30 साल जो नौकरी करी है उसमें जो जो इन्होंने माल इकट्ठा किया है उन पॉलिटिकल आकाओं के साथ मिलके, आज अगर ये उनके अगेंस्ट में चालू करेंगे तो वो पॉलिटिकल आका तो आज भी पावर में है, और वो इनके पीछे ईडी ये वो अकड़म तकड़म सब लगा देंगे सारी एजेंसीज, और उसके अरे तो बाद चलो 100% तो ऐसे नहीं होंगे, ऐसे 10% लोग मान लेते हैं। हाँ तो वो नहीं नहीं, 10 10% से ज्यादा तो नहीं होंगे, ये बात मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? 10% को देखो, बाकी 90% यदि चाहते भी होंगे तो उन्हें ऐसे आसार ही नहीं मिले, उन्हें फेवरेबल पोस्टिंग ही नहीं मिली जहां पे वो नोट छाप सकते थे। हाँ मेन 10% ही होती है जगह जहाँ पे छाप सकते हैं, बाकी तो सब तो भाई टीयर उनको 2 जो है ना, टीयर जो 3। 10% वाले लोग हैं उनको तेल लेने जाने दिया जाए, बचे हुए 90% ही खड़े हो जाएं। अब वो क्यों नहीं खड़े होते वो तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा, बिकॉज नहीं नहीं आईएएस नहीं की नहीं एसोसिएशन नहीं होती है, नहीं नहीं आईपीएस की नहीं, उन्हें एसोसिएशन जागृत होती है। करना पड़ेगा। हाँ तो ऑब्वियसली उन्हें 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 जागृत करना पड़ेगा, उनके यस अंदर हुए छोए हुए जमीर को जगाना पड़ेगा। करेक्ट मतलब वो जो है ना, उनके अंदर एनर्जी, इसलिए तो एनर्जी कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, राइट। करेक्ट अब अपन लेट्स गो बैक टू द एनर्जी कॉन्सेप्ट, कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि तो 99% संभव है कि वो हमारी बात नहीं सुनेंगे। वो कहेंगे तुम साले लड़ू कौन होते हो, वो छोटे से अदने से डीजी, साले तेरी औकात क्या है, राइट। मैं जो है 2 मेंबर से 303 मेंबर तक पहुंचा हूं, 5000 करोड़ की पार्टी हूं, चूतिया तेरी बात क्यों मानूं मैं? बराबर। नहीं नहीं, चूतिया तेरी बात क्यों मानूं मैं, तुझे क्या मालूम है पॉलिटिक्स की एबीसीडी। तो वो आपकी बात को नजरअंदाज करेंगे कि नहीं करेंगे? 100%। तो अब और सवाल उसमें उठता आधे है, उन्हीं के लोग जेल जाने वाले तो बिल्कुल डिलीट मारेंगे, बोलेंगे करना ही नहीं है। करना ही नहीं है। हाँ तो फिर जो है हमारे लोग जो है, रामायण की एक चौपाई है जिसको हमने अपना ब्रह्म वाक्य बनाया है, वो आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मुंह से निकली हुई बात है, जो रामचरितमानस में लिखी है। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बस, भय विन होए न प्रीत। जी राइट। इसमें जी 3 स्ट्रेटेजी छिपी हुई हैं। पहली स्ट्रेटेजी है कि जो समर्थ व्यक्ति है उससे अनुनय विनय और प्रार्थना करिए, राइट। जी यदि उसको बात समझ में नहीं आती है तो उसमें भय पैदा करिए, उसको बेवश करिए, तो अपने तर्कस से तीर निकालिए और कहिए सुखा दूंगा तुझे, पराजित कर दूंगा। करेक्ट। और यदि वो इसके बाद भी जो है समुद्र जैसा प्रकट होके कहता है भाई नल नील से आप एक काम करा लीजिए, यदि वो ऐसा नहीं करता है तो हम जो है बेबस होकर फिर उसे पराजित करेंगे, ठीक है ना। यदि Correct. समुद्र होगा तो उसे सुखा देंगे। डू यू एग्री विथ मी? यस। अब जो है ये कैसे करेंगे, तो हमें चुनाव लड़के ही पार्लियामेंट में पहुंचना होगा, क्योंकि नियम कानून तो पार्लियामेंट में ही बनेंगे। नहीं तो अन्ना हजारे जैसा आंदोलन बन जाएगा कि लोकपाल बिल भी बन गया। मार्च 2019 से लोकपाल महोदय अपने स्थान पर जो है ना बैठे हुए भी हैं, लोगों को उनको नाम भी नहीं मालूम है। करेक्ट। राइट। करेक्ट। तो उससे कोई आपका मकसद पूरा नहीं होने वाला है। यदि ये नियम कानून बना देंगे तो उसमें पूरे छेद ही छेद होंगे। करेक्ट। वो अपने लूप होल निकाल लेते सारे के सारे। नहीं, वो नियम ही कानून छेद वाले बनेंगे। जो कहीं सलमान खान कहता ना कि साला इतना छेद कर दूंगा कि तुमको ये मालूम नहीं पड़ेगा कि कहाँ से जो है ना सांस लेना है, कहाँ से पादना है। ये कहीं का डायलॉग है किसी फिल्म का। वो दबंग का डायलॉग है। राइट। तो आप ये इतने छेद कर देते हैं कि आपको यही समझ में नहीं आता है कि साले इस कानून का रहने से कोई फायदा है या नहीं है। और फिर जो है ऐसी दुष्ट आत्माओं को वहां पे पोस्ट करते हैं जो समय काटती हैं, और सक्सेसफुल समय काटने के लिए फिर वो अपना कंपनसेशन भी लेती हैं। करेक्ट। लेती हैं। तो इसका मतलब है कि इस व्यवस्था से, इन राक्षसी शक्तियों के माध्यम से हम इस देश में सकारात्मक परिवर्तन नहीं ला पाएंगे, क्योंकि इन दुष्टों की नीयत ही नहीं है। करेक्ट। राइट। अब हमारे पास एक ही विकल्प शेष रह जाता है, सब मर्यादा पुरुषोत्तम का जो है ना ब्रह्म वाक्य का पालन करते हुए, कि हम इन्हें डिफीट करें। राइट। यस। तो इस एनर्जी मॉडल में जो है, जितने लोगों को आप ऊर्जाकृत करोगे, हमने उसे पोटेंसी वर्ड दिया है। राइट।
राइट। और यदि आप 1000 लोगों को ऊर्जाकृत कर देते हैं तो हम आपको महा ऊर्जा केंद्र कहेंगे, ओके। राइट। और Right. महा ऊर्जा केंद्र विथ पोटेंसी विल डिसाइड, ये डिसाइड करेगी कि कैसे है। जी क्लियर? जी। तो मेरा ये मानना है कि हमें जो है इस पोटेंसी और ये महा ऊर्जा केंद्र के कॉन्सेप्ट से ट्रांसपेरेंट तरीके से वी विल बी क्रिएटिंग क्लेमेंट हु विल गेट द टिकट, राइट। तो Correct. महा ऊर्जा केंद्र विद द ग्रेटर पोटेंसी विल बी जो है ऑटोमेटिकली विल बी द क्लेमेंट, जिनको एमएलए और एमपी का उम्मीदवार और कैंडिडेट बनाया जाएगा, राइट। जी। और चूंकि तब तक आप सभी लोग अपने अपने प्रभाव क्षेत्र के ऊर्जा केंद्रों को जोड़ चुके होंगे, जो कि संख्या करोड़ों में होगी, राइट। तो हम 100 करोड़ ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से, थ्योरेटिकली 137 ऊर्जा करोड़ केंद्रों के माध्यम से इन शक्तियों को उन्हीं के गेम में, उन्हीं के चुनाव में हराएंगे और अधिकांश उम्मीदवारों की जमानतें जब्त होंगी। करेक्ट। राइट। दिल्ली में वही हुआ, आम आदमी पार्टी जब खड़ी हुई पहली बार तो सारे के लेकिन सारे आम आदमी पार्टी का जन्म तो उसी दुष्टता में हुआ, उसी ने वही चंदे लिए, उसी ने गोल टॉपी लगा के साला 1 को 1 करोड़ दिया है। भैया सभी को दे देते 1 करोड़ रुपए यार, मरे तो ये सभी लोग थे। करेक्ट। तो मतलब वो तो दुष्टता है ना। करेक्ट। वो तो केजरीवाल ने ये सिद्ध किया कि ए राजनेताओं, तुम साले दुष्ट हो तो मैं महादुष्ट हूं, मैं तेरा बाप हूं। ये उसने सिद्ध कर दिया है कि उम्र में बच्चा हो सकता हूं बट अकल में तेरा बाप हूं। कर दिया कि नहीं कर दिया उसने? इसमें सर मेरे को एक और चीज मेरे दिमाग में आ रही है कि जो ये अभी ये क्राइम फ्री भारत आपका एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइज एनजीओ है? हाँ हाँ है। ओके। तो इट इज बेसिकली, इसका नाम है अपराध मुक्तिकरण संस्था। इसका पूरा नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर अपराध मुक्तिकरण संस्था, जिसका पहला ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट है क्राइम फ्री भारत मिशन। क्योंकि क्राइम फ्री जहां भारत वर्ड है, अब वो एज ए एनजीओ रजिस्टर्ड नहीं हो सकता है। अच्छा, ओके। सो रजिस्टर्ड संस्था का नाम ये है। जो ये पॉलिटिकल वाला है ना, इसके लिए हमें लगेगा फंड अच्छा खासा, बिकॉज अगर आप चिंता मत करो फंड की। जब 100 करोड़ ऊर्जा केंद्र होंगे, जिस दिन आप कहोगे 1 रुपए दे दो तो 100 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। 1 रुपए तो भिखारी भी दे देगा आपको, भीख मांग के दे देगा आपको। दैट आई एग्री ऑन दैट। ऑल आई एम सेइंग इज, नहीं हम ये कह रहे हैं अभी पैसा मत मांगो, नहीं पैसा जब जरूरत हो तब मांग लेना ना। आज क्यों जरूरत है? आप आज क्यों मांगना चाहते हो? इनमें से किसी से पैसा मांगना ही नहीं है। तो वो अपने जिस दिन आप कॉल करोगे, लोग बाग जो है ना दनादन साला आजकल तो क्यूआर कोड से पैसा डलता है। आई एग्री। मेरा ये बोलना है कि जो भी ये यूरोपियन डेवलप कंट्रीज हैं, ये आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन डोनेशन देंगे। अरे इनको छोड़ो यार, इनको जो जिनको देना होगा दे देंगे, अपन किसी से मांगने जाने वाले नहीं हैं। और हमें कह रहे हैं कि जो हमारे लोग एक्सपर्ट हैं इन सब चीजों में, उनको जिम्मेवारी दे देंगे कि जितना तुम ला सकते हो ले आओ, राइट। क्योंकि ये मॉडल आगे चल के विश्व में सब जगह उतरेगा। क्योंकि ये मॉडल जो है पार्टी विहीन प्रजातंत्र लाएगा, और पार्टी विहीन प्रजातंत्र भारत में तो बहुत आसानी से आ सकता है। केवल हमें पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 में संशोधन करना है। दूसरा हमारा जो टारगेट है वो है कि आपराधिक विहीन राजनीति। यदि अपराधी जो है, आज उत्तर प्रदेश में 403 जो है सदस्यों का विधानसभा है, जिसमें 205 अपराधी हैं, 51% अपराधी हैं। इट इज मोर देन 50%। अभी आपको मालूम होगा कि हमारे जो पार्लियामेंट, अभी जो करंट पार्लियामेंट है, उसमें 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो आपराधिक रिकॉर्ड के हैं, उनके अपने एफिडेविट के हिसाब से। और 29%, 30% से 1% कम जघन्य अपराध के अपराधी हैं, जिसमें हत्या, अटेम्प्ट टू हत्या, बलात्कार, किडनैपिंग, ऐसे दुष्टतापूर्ण अपराध। और देखिए, हाँ, अब आप ये बताइए कितनी लज्जा की बात है कि जिस देश में चपरासी बनने के लिए जो कोई निर्णय नहीं लेता है, बाहर गेट पे खड़ा रहता है, वो साक्षर भी होना चाहिए, साचरित्र भी होना चाहिए। इस देश के कानून के निर्माता, इस देश के भाग्य विधाता साले अनपढ़ गंवार और अपराधी। कितनी लज्जा की विषय। और ये हम लोग जो अपने आप को पढ़े लिखे हैं, व्हाई वी आर नॉट इन पोजीशन टू कम आउट विद ए मॉडल टू चेंज इट। इनकी तरफ साला मेहरबानियों से की तरफ जो ना घिघियाते हैं। क्यों घिघियाते हैं हम? मैं तो सिंपली बोलता हूँ, इंडिविजुअल को वोट दो
वही आगे बढ़ेगा। अभी देखो देखो, आपको मॉडल लाना पड़ेगा। इंडिविजुअल को वोट क्यों देंगे? वो तो डरे हुए प्राणी हैं। उसको इंडिविजुअल को दे देंगे, उनको मालूम है साला यदि ये जीत भी जाएगा और बाकी लोग नहीं होंगे तो जो है ना ये क्या कर लेगा। लेकिन लेकिन उसके यदि वार्ड हम का नहीं, काम या उसके एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो पैसा है वो तो उसको अरे अलाउ यार करता है। वो बहुत कम पैसा होता है यार, कहाँ कुछ करोड़ों की बात कर रहे हो यहाँ पे, उसकी पूरे पूरे किटी की बात करो तुम यार। वो 1 आध करोड़ 10 करोड़ से क्या फायदा, नुकसान नहीं है। नहीं, अभी समझो मैं एमएलए हूँ, अब एमएलए अरे के आप पूरे, बहुत, दिगांत आप बहुत छोटी बात कर रहे हो। नहीं नहीं, मैं आपको आपको इससे एग्जांपल बहुत दे रहा हूँ। बड़ी बात करना है। वो एमएलए और एमपी का जो फंड है वो बहुत छोटा फंड है, कहाँ चक्कर फंड में की पड़े मैं हुए हैं आप। फंड की बात ही नहीं कर रहा, मैं बोल हाँ, रहा हूँ इनकी एमएलए थोड़ी अपने फंड पे जीता है। एमएलए की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितना भी काम होता है उसका एक परसेंटेज उसके पास आता है, विच इज इन हंड्रेड्स ऑफ करोड़ एवरी ईयर। मतलब वो जो घूस का पैसा उसके पास आता है। हाँ, तो जो, भैया घूस के पैसे बगैर यदि आप आई कर रहे हो तो आप में उनमें नहीं क्या नहीं फर्क नहीं, होगा। आई नहीं कर रहे, मैं बोल रहा हूँ अगर और एक ये पैसा जो लोकेशन पे है अपना एमएलए, जस्ट ए मिनट, ये पैसा सिर्फ उन्हीं एमएलए एमपी के पास जाता है जो कि सत्ता पक्ष के होते हैं। नहीं वो नहीं, मैं गैर वो बोला सत्ता पक्ष वालों के पास नहीं आता। थोड़ा बहुत जो अपने अपने जो है ना हिकमत अमली से कुछ कॉर्नर कर ले तो कर ले। नहीं मैं ये नहीं बोल रहा कि ये पैसा, मैं बोल रहा हूँ हाँ, ये हर बिजनेस से जो ये लोग पैसा उठाते हैं, क्यों बेटे, ठीक अगर ठीक वहां पर बना। एक ईमानदार आदमी आ जाए और वो पैसा उठाना हाँ, बंद कर दे तो ऑटोमेटिकली वहां पे प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी विल गो डाउन, हम्म। क्योंकि वो हर फ्लैट में बोलता है मेरे को इतना परसेंटेज मेरे को चाहिए या 4 फ्लैट फ्री में चाहिए, तो जो बिल्डर है या जो दिगांत आप बिजनेस, बहुत छोटी बात कह रहे हो, हम तो यहाँ अमूल चूल व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आप गलत बोल रहे हो बेटे, यू आर वेरी वेरी राइट। यस तुम्हारी आप, बात जो है सत्य के नजदीक है, और मैं उसे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूँ। बट अच्छा यू आर, बट आप हम क्या एक्चुअली कहना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी कि वी रिसोर्स विल मेक ए मैनेजमेंट मच सिस्टम, बिगर डिफरेंस। तो अब उसको आगे सुनो जरा, तुम थोड़ा सा सुनो जरा जी उसको ध्यान से। राइट, अब जी जो है ये बात तो आपने मान ली कि हम अधिकांश सीटों में इनको पराजित कर पाएंगे, वो भी बिना चुनाव प्रचार के, क्योंकि यस, हमारे ऊर्जा केंद्र हमारे साथ संकल्पित होंगे, हमारे साथ जुड़े होंगे, हमारे कहने पर थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और इनको वीडियो सुनाएंगे। तो उसमें कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। करेक्ट, क्या सोचते हैं आप? ये हो सकता है लेकिन इसको करने के लिए बहुत बहुत मेहनत लगेगी, मतलब ये इट्स नॉट कोई इजी मेहनत टास्क। नहीं लगना है, हमें संकल्प होके अपने प्रभाव के लोगों से काम करना है, जिसमें जीरो भर मेहनत लगना है। बल्कि उल्टा आपके जो है ना संबंधों में सुधार आएगा, सरसता आएगा, आपका जो है ना डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। कोई एनर्जी नहीं लगना है आपको, किसी भी नए व्यक्ति से बात करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। करेक्ट, इन आप योर अपने एग्जिस्टिंग, प्रभाव क्षेत्र के लोगों से बात करेंगे तो आपको क्यों एनर्जी, क्यों ज्यादा वो लगेगा। और उसमें हमने आपको एक कॉन्सेप्ट वो भी दे दिया है कि आप एक चुंबकीय ऊर्जा बन गए हैं। राइट, आप जी अपने प्रभाव क्षेत्र के लोहे के पास जाएंगे तो सभी पार्टिकल रीअलाइन, नॉर्थ और साउथ रीअलाइन होकर चुंबक बन जाएंगे, और जब वो अपने प्रभाव क्षेत्र में जाएंगे तो यही काम वो करेंगे। अब इस प्रभाव क्षेत्र में हमारी एक समस्या ये है कि कुछ पत्थर हैं, और ये पत्थरों को हमने 2 भागों में बांटा है। एक वो जी पत्थर हैं जिन्होंने जो है वर्तमान व्यवस्था से जो ढेर सारे लाभ कमा रहे हैं। राइट, जी उन्हें वर्तमान व्यवस्था को बदलना फूटी आंख भी नहीं सुहाएगा, इसलिए वो हमारे लिए पत्थर तुल्य है। राइट, जी जी, इसमें सभी लोग आ जाएंगे, इसमें नरेंद्र मोदी जी भी आ जाएंगे। करेक्ट, ठीक है ना, क्यों? क्योंकि वो इस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, इस व्यवस्था ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है, वो क्यों इसको बदलना चाहेंगे। ट्रू, राइट, नंबर 1। नंबर 2, दूसरे पत्थर हैं जो कि इतने अपने आपस में वो ढीले हो चुके हैं कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। करेक्ट राइट, करेक्ट, तो वो पत्थर तुल्य हो गए हैं, निष्क्रिय हो गए हैं, उन्होंने सभी आशाएं छोड़ दी हैं। इस देश में कुछ नहीं बन सकता है, ये दुष्ट राजनेता ही की चलेगी और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उन्हें कोई भी आशावादी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। करेक्ट, उनकी जो प्रतिक्रिया है वो जनरली नकारात्मक या महानकारात्मक होती है। तो इनको कुछ समय के लिए आप पत्थर मान लीजिए और इनको छोड़ दीजिए, बाकी लोगों को से आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आपका ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन चलता रहेगा। ये कुछ लोग बचे रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो ये पत्थर हैं, ये जब इनके तरफ चारों तरफ से ऊर्जा पड़ेगी, तो जो कबीरदास जी ने कहा है कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। राइट,
तो ये जब चारों तरफ से ऊर्जा पड़ेगी तो ये पत्थर सडनली जागृत होके महा ऊर्जा केंद्र बनेंगे। ये ऊर्जा केंद्र नहीं बनेंगे, सीधे महा ऊर्जा केंद्र बनेंगे। जैसे कि लुटेरे डकैत वाल्मीकि जी जब ऋषियों के कांटेक्ट में आए और ऋषियों ने उन्हें ऊर्जाकृत किया तो वो सीधे महर्षि वाल्मीकि बन गए और उन्होंने रामायण की रचना की। करेक्ट। तो इन पत्थरों से भी हमें निराश नहीं होना है, बस मुस्कुराना है कि ये पत्थर हैं और ये बड़े महा ऊर्जा केंद्र आगे चल के बनेंगे, इस तरीके से मुस्कुरा देना है। जी। डू यू एग्री विथ मी? 100%। तो अब कठिनाई कहाँ रह गई है? आपने अपने आप को ऊर्जाकृत किया, इसमें कोई कठिनाई है क्या? नहीं है। नहीं। आप अपने लोगों से बात कर रहे हैं जिससे आपकी नेटवर्किंग, आपके उसमें जो है ना रस बढ़ रहा है, मधुर संबंध बढ़ रहे हैं। आप जो है ना टी पार्टी करें, ये पार्टी करें, मिलें और लोगों को जो ना जागृत करें, तो ये कठिन काम है क्या? बिल्कुल नहीं। नहीं है। और इसके अलावा आपको कुछ करना नहीं है। आप जब दूसरे लोगों के ऊपर छोड़ दीजिए बातें, राइट। वो सब ठेका मैथिली शरण गुप्त ने लेकर रखा है कि ड्राफ्ट कानून क्या बनना है, टेक्नोलॉजी क्या बनना है। तो वो आपका यदि डोमेन नहीं है, यदि डोमेन है तो फिर उस डोमेन में आप अलग से जुड़िए, राइट। कि आई वांट टू कंट्रीब्यूट इन दिस एरिया आल्सो बिकॉज दिस इज माय एक्सपर्टाइज, राइट। जी। तो देन हम ऊर्जा केंद्र के साथ साथ आपको टेक्नो एक्सपर्ट के रूप में उन कमेटियों के और उन चीजों का हिस्सा बनाएंगे। तो एक तरफ आप एक ऊर्जा केंद्र के बतौर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दूसरा एज ए एक्सपर्ट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन यदि आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो लेमैन से हम एक्सपर्ट वाली बातें नहीं करेंगे। अभी हम जिस मोबाइल से बात कर रहे हैं, क्या कंपनी ने इसकी टेक्नोलॉजी हमसे शेयर की है? क्या उसने शेयर किया कि साहब ये इसका स्पेसिफिकेशन है, इतने काम आपके हो जाएंगे, आपको ये स्पीड मिलेगी, आपको ये मिलेगा, आपको ये मिलेगा, आपको ये मिलेगा। तो उसको क्या मिलने वाला है वो बता दीजिए। उसको टेक्नोलॉजी उससे शेयर मत करिए। जैसे उससे एनर्जी का वास्ता है, उसे अपने एरिया के लोगों को ऊर्जाकृत करना है, तो ये चूंकि उसे करना होगा इसलिए उसको कर लीजिए। यस। डू यू एग्री विथ मी? टेक्नोलॉजी वाइज तो आई एम अ टेक गाय। तो आई एम सेइंग कि आप अपने साथ अकेले नहीं आएंगे, टेक्नोलॉजी ड्रिवन लेके आएंगे। देन हम जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट चला रहे हैं, आई विल मेक यू द टेक्निकल एक्सपर्ट इन दैट। एंड बच्चों को साथ में लेके स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, हमने 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन ऑलरेडी की हुई हैं और ऐसी तरीके के स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन से हम सॉल्यूशन डिजाइन करेंगे। दैट विल बी अवर टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट सिस्टम। बिकॉज अब हम जो आगे समय बनाएंगे, आदमी तो जो है ना परचेजेबल है, आदमी तो रिलायबल नहीं है। So everywhere certainty will be brought in making use of the technology. Correct. Right? So, but लेकिन ये आम जनता से इस बारे में कम बात करना है, right? उनको समझ में नहीं आएगा, उनको उतना ही बताना नहीं, बात ही नहीं करना है उनसे। यदि कोई इस बारे में बात करता है तो देन उससे पूछना है व्हाट इज योर एक्सपर्टाइज, राइट। यदि आपकी एक्सपर्टाइज है तो बी बिकम द पार्ट ऑफ द टेक्निकल ग्रुप्स, राइट। करेक्ट। हम जो है कृषि से लेके इस देश को महासमृद्ध देश में कन्वर्ट करने के लिए ऑलरेडी प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं। मैथिली शरण अपनी औकात पे, अब मैथिली शरण गुप्त एक व्यक्ति अपनी औकात पे इस देश को जो है सोने का हाथी बना सकता है, चिड़िया तो छोड़ दीजिए। वाह। ये सब प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसके फार्मर्स के लिए भी काम करते हैं। ओ ग्रेट। फार्मर्स की तो जो है ना आमदनी हम ओवरनाइट 5 गुना कर सकते हैं और 5 साल बाद 25 गुना, और इसके बाद मुझे मालूम नहीं कि 10 साल में वो 100 गुना पहुंचेगी क्या। बिकॉज मेरे पास महाराष्ट्र में 1.5 लाख किसानों का मेरा खुद का ग्रुप है जिसमें मैंने खुद, तो हम वहां पर जो है आपको देखो, अब नाउ दिस इज, अब आपके 3 फैसेट हो गए हैं, राइट। पहला फैसेट हो गया है एज ए ऊर्जा केंद्र, जिसमें आपने डिफरेंट फैसेट के लोगों को जोड़ के ऊर्जाकृत करना है, राइट। सेकंड आपका हो गया है टेक्निकल, आपकी एक्सपर्टाइज। तो डिफरेंट टाइप की टेक्निकल एक्सपर्टाइज में आपके अलग अलग ग्रुप होंगे। उन ग्रुप को हम जोड़ते हुए वी विल मेक टेक्नोलॉजिकल कमेटीज, टेक्निकल टीम्स, जिसमें बच्चों का हम बड़े हाथ मात्रा में यूज करके टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन ड्रिवन करेंगे। ओके। डू यू एग्री विथ मी? यस यस ऑब्वियसली। ओके। तीसरा जो आपने कहा है, क्योंकि किसान एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है और जिस किसान को हम अन्नदाता कह रहे हैं वो अन्नदाता नहीं है, आज हमारा किसान कैंसर दाता है। करेक्ट। वो जो है केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से कैंसर दे रहा है। वो नकली दूध बना के बेच रहा है जो कि कैंसरस है। वो जो है बहुत बड़ी संख्या में जो है
हार्मोन्स दे रहा है, वो भैंसों को हार्मोन्स दे रहा है, बकरियों को दे रहा है, मुर्गियों को दे रहा है, फलों में दे रहा है, सब्जियों में दे रहा है, एंड दे आर ऑल कार्सिनोजेनिक इन नेचर। करेक्ट। तो जिसको हम महिमा मंडित कर रहे हैं किसान अन्नदाता, वो दुष्ट जो है कैंसर दाता बना हुआ है आज। और अपने लिए 3 एकड़ 4 एकड़ अलग रखता है, जहाँ पे बिना अरे यार, उसके। आप दूसरों के लिए गड्ढे खोदोगे तो कितने गड्ढे बचा लोगे? यस। कल को भाई कोई ना अपने कोई एरिया तो। के कुछ गड्ढे बचा लोगे, जो आपका एरिया नहीं है वहां तो जहर ही फैला रहेगा, करेक्ट। तो वो आप नहीं बचा पाओगे। नहीं, हम इस नहीं, भाषा में सिर्फ मैथिली शरण गुप्त बात कर सकते हैं जो किसानों को ये कहे कि तू साला कैंसर दाता है। करेक्ट, वो तो 100% है, बिकॉज हम लोगों ने क्या किया था। नहीं, लेकिन हम तो जो डिप्लोमेटिकली करेक्ट होना चाहते हैं ये कहते हैं उससे कि तू कैंसर क्यों बांट रहा है। नहीं, वो तो उसको मतलब पॉलिश करके बोलते हैं ताकि वो उन्हें वोट दे सके फ्यूचर में। तो भैया हम ये कह रहे हैं कि वोट तो हमें मिल ही जाएगा भैया, तू यदि अन्नदाता भी बन जाए और 25 गुना वो भी बन जाए, तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग हो जिसमें मेडिसिन भी हों, फल भी हों, फॉडर प्लांट्स भी हों, और सब चीज हो, उसमें 4 तरीके के प्लांट लगाएंगे, शहद भी होगी, गौशाला भी होगी, जहाँ पे कार्बन जो है ना अर्थ का जो है 1 साल में ही 0.8 0.9 में पहुंच जाएगा, प्रोडक्टिविटी संभाले नहीं संभलेगी। और वहां पर भी हर किसी को ज्ञान नहीं बांटेंगे, जहाँ गौशाला है वो जो है ना जीवामृत तो घन है। ये मैंने ऑलरेडी 2 प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट कर दिए हैं। अभी से कुछ साल पहले आई वाज डायरेक्टर रिसोर्स मोबिलाइजेशन फॉर इस्कॉन इंडिया, मतलब इंडिया के 110 तो मैं जो है दिगांत आपसे इस बारे में बड़े विस्तार में बात करेंगे अपन, और उसको जो है ना आपके एक्सपीरियंस को हम डिटेल में बहुत बारीकी से सुनेंगे और उसको हम अपने फॉर्मूला में इंटीग्रेट करेंगे, राइट जी। एक चीज तो आप समझ चुके होगी कि मैंने बहुत ही ग्रेनुलर और फाइनल कंटूर बना के रखे हैं, राइट। यस यस, फाइन, आपने एकदम डिटेलिंग कर रखी है हर चीज की, राइट। तो वो हम आपके जो है ना जो चीजें लाभ की होंगी उनको खींच के इसी कंटूर में फिक्स कर देंगे, जहां गैप होंगे वहां पे कहीं दूसरी जगह से जो चीज लाना है वो दूसरी जगह से आ जाएगी। करेक्ट, परफेक्ट, राइट। तो could I really energize you, जो कि that was the task in beginning which I have taken on myself. Sir, you will energize the whole world, not just India. That is your power. अभी तो मैं पूछ रहा हूँ क्या मैंने दिगांत शर्मा जी को एनर्जाइज किया? 100% किया है। तो क्या मैं अपेक्षा करूं कि अब आप जो है श्रद्धा भाव से 1 घंटे, आधा घंटे, 1.5 घंटे कुछ समय जो है प्रतिदिन क्राइम फ्री भारत ऊर्जा केंद्र के बतौर संकल्पित करना चाहेंगे? यस, ये तो मेरा बाय डिफॉल्ट मैं काम ही यही करता हूँ। अब उसमें अगर एक डायरेक्शन मिल जाएगा तो और अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो आप बताइए, उसमें 4 ऑप्शन है, आधा घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे। आप किस ऑप्शन को जो है ना टिक कर रहे हैं? 2 घंटे। 2 घंटे, ग्रेट ग्रेट, इससे ज्यादा चाहिए नहीं। मैं काम करता हूँ तो उसमें 2 घंटे तो मेरे को बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो बस आपको अपने ऊर्जा केंद्र से नए लोगों से बात करना जो है ना, वो दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस 2 आवर, राइट। इसमें आप हाँ, आप अपने प्रभाव क्षेत्र के अब हम आपको वो चीजें कहना चाहते हैं जो शायद आप अभी तक नहीं सुने होंगे, नहीं कह रहे होंगे, ठीक है ना जी। अब मैं उसको कहता हूं, ठीक है ना जी। तो वो जो है ये है कि आपकी पर्सनालिटी के बहुत सारे फेसेट हैं। आपने क्या क्या डिग्रियां की हैं बताइए? मैं तो सर बीएससी आईटी लास्ट ईयर में जब था, आई वाज अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। वाओ 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 वाओ, ग्रेट ग्रेट, आई सैल्यूट यू फॉर योर स्किल सेट, क्योंकि ऐसे आसानी से कोई किसी को सीईओ बनाता नहीं है, राइट। यस, एंड इट वाज अ लिस्टेड कंपनी। वाओ वाओ वाओ, आई सैल्यूट यू फॉर दैट, आई सैल्यूट यू फॉर दैट। सो आप जो है ना कुछ कॉलेज के एलुमनाई होंगे, राइट। कॉलेज जो सर मैं पढ़ाने जाता था, मैं जब खुद फर्स्ट ईयर में था, मैं मिठीबाई कॉलेज में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर को आईटी पढ़ाने जाता था। मुझे पर लेक्चर पैसे देते थे वो। वाओ 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 वाओ, आई डीपली अप्रिशिएट यू, राइट। अब जो है आप कुछ जो है ना क्लब्स के, इसके उसके ढेर सारी चीजों के कुछ ना कुछ सदस्य बने ही होंगे, जब इतना बड़ा काम किया है आपने तो। बाय डिफॉल्ट मिल जाती है सारी मेंबरशिप, राइट। तो उन सब के अलग अलग प्रभाव क्षेत्रों की लिस्टिंग बना के उनको ऊर्जाकृत करना है, और फिर उनकी आपको एक्टिविटी मॉनिटर करना है कि आपने उनको ऊर्जाकृत कर दिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है।
वो ऊर्जाकृत होके, संकल्पित होके अपने प्रभाव क्षेत्र में ये काम करेंगे तो हम 9 दिन में 100 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। जब 100 करोड़ लोग जो है थाली बजाकर शंखनाद करेंगे, दीपक जलाकर जो है ना अंधेरा दूर करेंगे, तो जिस दिन आप कहेंगे उस दिन दीपावली मन जाएगी। करेक्ट। आपकी बात को नजरअंदाज करना एक पॉलिटिकल जोखम होगा। यदि वो ये जोखम उठाएंगे तो हम उन्हें उन्हीं के गेम में पराजित करेंगे। करेक्ट। तो सर आप इसके लिए ना मुझे जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, वीडियोस हैं, उसका अगर कोई पेज है या कोई लिंक है आप तो मुझे- आप नहीं, आपको कुछ नहीं करना है। आप क्राइम फ्री भारत जितनी चीजों को जानते हैं उस पर टाइप कर दीजिए, आप हम तक पहुंच जाएंगे। ठीक है ना? ठीक है, यदि आप यूट्यूब पे टाइप करेंगे तो पहुंच जाएंगे, यदि आप फेसबुक पे टाइप करेंगे तो मुझ तक पहुंच जाएंगे। ठीक है ना? इंस्टाग्राम पे करेंगे तो हम तक पहुंच जाएंगे, यदि लिंक्डइन पे करेंगे तो हम तक पहुंच जाएंगे। परफेक्ट। राइट? तो वैसे हमने इसमें मेन चीज रखी है यूट्यूब चैनल। ओके। तो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, अपने जो जितने भी ऊर्जा केंद्र बनते हैं उनसे करिए, क्योंकि जब तक हमारा ऐप और वो चीजें नहीं बन पा रही हैं तब तक हमने यूट्यूब चैनल को ही अपना संपर्क का साधन बनाया हुआ है। ओके। और मैं एक चीज और भी बताना चाहूंगा कि हमारी बातों से इंद्र भगवान का सिंहासन ऑलरेडी हिल रहा है। हमारा व्हाट्सएप ठीक ढंग से काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि इंद्र भगवान का सिंहासन जो है ना हिल रहा है। तो व्हाट्सएप जैसी कंपनी को कोई साधारण व्यक्ति तो प्रभावित कर नहीं सकता है। करेक्ट। राइट? और वो हम जो है ना पोस्ट नहीं डाल पा रहे हैं अपने उसमें, हमने जाने कितने मोबाइल बदल दिए तब भी जो है ना नंबर नहीं बदल रहा है केवल। अब नहीं होगा तो फिर नंबर बदलेंगे। ठीक है ना? एक्चुअली अगर आप व्हाट्सएप में इफ यू हैव सम लोकल एजेंसी जो व्हाट्सएप मार्केटिंग करती है तो वो बाय डिफॉल्ट एक मतलब नेग्लिजिबल चार्ज होता है उसका नाम के लिए। आप उस चीज का जो ना हमारे गाइड बनिए ना। आपको जिम्मेवारी ही आपको ही सौंप देते हैं ना। तो पब्लिसिटी एंड रीचिंग आउट थ्रू द सोशल मीडिया इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देगांत शर्मा। जी भाई हम तो सभी पे उपस्थिति है, अब उसको मार्केटिंग करने के लिए आप टीम बना दीजिए एक। डन। हाँ, कोई बड़ा काम तो है नहीं, क्योंकि गेन बहुत है। क्योंकि हम जो है, डू यू नो दैट आई एम पार्टनर्स विद द लॉट मेनी लीगल यूनिवर्सिटी, और हम जो मुंह से कह रहे हैं वो सबके ड्राफ्ट कानून बना रहे हैं। एक ड्राफ्ट कानून तो हमने 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑलरेडी भेजा हुआ है। ओके। जिसको मैं डिजिटल चित्रगुप्त कहता हूं, इसका नाम बड़ा है। इसका नाम है, जो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट किया है, उसका नाम है नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर एंट्री 16(5)(c) लिस्ट 1 शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके। हमने इसलिए इतना लंबा दिया है कि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो कि इसकी अथॉरिटी कहां से आ रही है। करेक्ट। नाम में ही लिख दिया कि साले इसकी अथॉरिटी यहां से आएगी। यस, तो टेंशन ही नहीं, कोई कंफ्यूजन ही नहीं। कोई कंफ्यूजन ही नहीं, और एग्जैक्टली नाम भी वही लिया है जो संविधान में लिखा हुआ है। परफेक्ट। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि साहब ये कैसे होगा। और हम ऑन द टॉप ऑफ इट आई एम गिविंग यू द राइट टू प्राइवेसी। लेकिन भाई साहब, प्राइवेसी सज्जनों के लिए है। जैसे ही आपने लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया, डिजिटल चित्रगुप्त खुद आपकी FIR बिना थाने जाए कर देगा, आपके एविडेंस भिजवा देगा, अगले दिन आप जेल में सड़ जाएंगे। करेक्ट। मतलब इट इज ए नो नॉनसेंस, जीरो टॉलरेंस सिस्टम। Perfect. This is like ultimate. It is certainly ultimate. अब now दिगांत ब्रह्मास्त्र फॉर बोलते हैं ना क्राइम फ्री भारत। हाँ, हेलो, आई एम सेइंग दिस इज अ ब्रह्मास्त्र फॉर क्राइम फ्री भारत। या बिकॉज इट इज ए टोटल मॉडल ना। वो तो कह रहा है कि तुम नहीं मानोगे तो तुम ही को उखाड़ के फेंक देंगे। अब क्या बचा तुम्हारे पास? तुम्हें जो अपनी शक्ति पे मोगालता है, तुम वो ही नहीं रहोगे जिसके कारण तुम्हें मोगालता है। यदि तुम्हें प्राइम मिनिस्टर होने पे मोगालता है तो कल तुम प्राइम मिनिस्टर नहीं रहोगे 2024 के बाद। करेक्ट। तो भाई साहब, आप तो जो है ना, आपका कोई वो नहीं है, आप अच्छे चरित्र के व्यक्ति हैं भाई साहब, जुड़ जाओ हमसे। और हम तो हर किसी को अपना काम करने के लिए कर रहे हैं, तो आप अपना काम करते रहिए, हमें सिर्फ सपोर्ट ही दे दीजिए कि आई एम विथ यू। हम आपकी सीटें 303 से बढ़ाकर 545 कर देंगे। आपके पेट में क्यों दर्द होना चाहिए? प्राइम मिनिस्टर आप ही रहेंगे, हमें तो प्राइम मिनिस्टर बनना नहीं है। करेक्ट। राइट। राइट। लेकिन यदि आप जो है पार्टी को देश के ऊपर रखेंगे और छदमता का व्यवहार करेंगे
और आपके यदि चरित्र में कायरता है, यदि आप जो है वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 जैसा घृणित कानून को रिपील करने की औकात नहीं रखते हैं, तो आपका 56 इंच का सीना आपको मुबारक हो, क्योंकि ये देश के किसी काम का नहीं है। करेक्ट। और इस देश के, इतने बड़े देश के प्राइम मिनिस्टर के साथ जहां पे इतना इंटेलेक्चुअल जो है ना वो अवेलेबल है, इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो आपने हासिल किया वो दूध पीता बच्चा हासिल कर लेगा। करेक्ट। मतलब आपने कोई बड़ी ऐसे जो आप जिनको बड़ा तीर मारना कह रहे हो, वो तीर मैथिली शरण को तो इतने सहजता से मार देंगे कि आपको जो है ना आपको एहसास भी नहीं होगा कि तीर चल गए हैं। हाँ, देखो आप बताओ, यदि मैं कोई भी बात, यदि अपना मुंह मियाँ मिट्टी बन रहा हूं तो आप मुझे बता दीजिए। दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स, और इसको करने के लिए कोई ज्यादा ऐसा भी नहीं कि किसी को साइंटिस्ट होना पड़ेगा। दीज आर थिंग्स व्हिच कैन बी डन बाय इवन अ कॉमन मैन। तो फिर ये इसका मतलब है कि ये तुम जान रहे हो फिर भी नहीं कर रहे हो, तो शुद्ध दुष्टता है। आपका चेला हर बार जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके रिट क्यों लगवा रहे हैं आप उससे? क्या जवाहरलाल नेहरू ने रिट लगवाई थी क्या? उन्होंने जो भी घृणित कानून बनाए, जो भी घृणित कानून अडॉप्ट किए, इसी पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के किए। करेक्ट। तो आपका चरित्र इतना दुबला पतला और कायरतापूर्ण क्यों है? आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं ये काम? क्योंकि आपसे कोई इस भाषा में बात नहीं कर रहा है। करेक्ट। मैं तो आपकी हर जगह पे जो ना पोल खोल दूंगा, चाहे डीमोनेटाइजेशन में हो। डीमोनेटाइजेशन में एज ए डीजी पुलिस रिफॉर्म हमने इनको 18 बिंदु का पत्र भेजा था। हमने उसमें एक बड़ी छोटी सी बात लिखी थी कि डीमोनेटाइजेशन में आपने जनधन योजना में सभी के अकाउंट खोल दिए हैं, आप जो है बचे हुए अकाउंट भी खोल दीजिए। और भी बड़े अच्छे अच्छे 17 पॉइंट और थे। और ये एक्सचेंज का जो है ना घटियापन बंद करिए। लोग बाग जो है ना मजदूर लगा के लाइन में जो है ना पैसा बदलवा रहे हैं, क्या नौटंकी है? तो आप जो है जिसको जितना जमा करना है जमा कर दे। हमारा जो ना सिस्टम हमको बता देगा किस अकाउंट में कितना पहुंचा है। हम जो है ना ऊपर से शुरू करेंगे, 10 साल तक लगे रहेंगे। सब जो है ना काला धन से लेके हर चीज हमारी पकड़ में आ जाएगी। लेकिन सोच जो है ये थी नहीं। सोच दुष्टतापूर्वक राजनीतिक सोच थी, घटियापन था वो। करेक्ट। नहीं तो लोगों के पास 4-4 करोड़ रुपए कैसे पहुंचा? करेक्ट। ये पॉलिटिकल पार्टियों ने जो है ना अपना सब कैसे बदल दिया, जो बदल के आए हैं। करेक्ट। हाँ, तो ये घटियापन कहलाया ना। आप ये बताइए, ये क्या घटियापन है कि आप जो है ना एनोनिमस बॉन्ड लेके आए हैं? क्यों लेके आए हैं? अरे पॉलिटिकल पार्टी को जो भी डोनेशन देना था दे, एनोनिमस बॉन्ड के तहत क्यों दे? ये क्या घटियापन है कि आप 1,78,000 करोड़ रुपए जो है ना इंडस्ट्रियलिस्ट का माफ कर दे रहे हैं? ये क्या घटियापन है कि आप 370 जो है ना हटा रहे हैं और पीछे से डोमिसाइल पॉलिसी ला रहे हैं, जो कि उसी तरीके की जो है ना आर्टिकल 370 जैसी ही है। मूर्ख बनाने वाला काम कर रहे हैं आप। क्यों बना रहे हैं मूर्ख? आप किसको मूर्ख बना रहे हैं? आप देश को और किसको बना रहे हैं? तो मैं वही कह रहा हूं कि ये इतने सारे अब वो बन के महिमा मंडन चल रहा है। माननीय जो है नरेंद्र मोदी जी से मेरी प्रार्थना है कि एनर्जी मॉडल को अडॉप्ट कर लीजिए, क्राइम फ्री भारत को अडॉप्ट कर लीजिए। हम अपने ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से आपको 545 सीट दिलाएंगे, क्योंकि तुमको मैं फिर भी अच्छा व्यक्ति मानता हूं। करेक्ट। मैं तुम्हारे 100 खून माफ करने के लिए तैयार हूं। करेक्ट। लेकिन चरित्र में दुबलापन। आप ये बताइए, जब आर्टिकल 25 हर व्यक्ति को अपने जो है कॉन्सेंस से धर्म मानने की इजाजत और प्रचार करने की इजाजत देता है, तो दूसरा धर्म उसके किसी के गर्दन पर जो है ना, किसी भारतीय के गर्दन पर तलवार कैसे रख सकता है? यही मैंने ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह जो इनका सेंटर में आता है आरटीआई के अंडर, और एक इनका ये आता है क्या वक्फ बोर्ड, इनसे मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन था। हम ये कह रहे हैं, ये क्वेश्चन हमें देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए कि आपने सती प्रथा को, बाल विवाह प्रथा को कैसे रोका? कानून लाए हैं, तो एक कानून बनाइए जिससे कि हर व्यक्ति जो है ना, जो जिस फेथ और कॉन्सेंस का हो वो उसका पालन कर सके, उसका प्रचार कर सके। कोई भी व्यक्ति उसके बगैर जो है ना, मतलब वो क्या नहीं कर सकता है, इस पे तो आप ध्यान दे रहे हो कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं करेगा, मॉरलिटी रखेगा, फलाना करेगा, ये करेगा, वो करेगा। अरे व्हाट अबाउट द अदर्स? अरे भाई, तेरा राइट है तो मेरा राइट का क्या होगा ये तो बता तू। 100%। तो तुम मेरे राइट का वायलेशन ना कर, ये बात ध्यान रख। सबसे पहले तो ये कंडीशन होना चाहिए कि मेरे राइट का वायलेशन तो नहीं हो रहा है कहीं। एकदम बराबर। तो आपने हमारे गले पे तलवार कैसे रख दी है? आपके मदरसों में ये बातें कैसे पढ़ाई जा रही हैं? ये घृणित चीजों को आप, बहुत सिंपल सा सलाह है मेरा, वो तुमको जहां जो उसको लिखना हो लिखे रहो तुम।
यदि तुमने अपने मुंह से निकाला तो वो संज्ञेय अपराध होगा, नॉन वेलेबल ऑफेंस होगा, 15 साल की सजा होगी, संपत्ति जब्त की जाएगी। मैं चैलेंज देता हूं, साले किसी की औकात हो तो मुंह से बोल के बता दे। फिर कोई नहीं बोलेगा, लेकिन होना चाहिए। नहीं तो जब उसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास मेजोरिटी है, तो भाई साहब दिक्कत क्या है? आपका दुबला पतला चरित्र क्यों है? क्योंकि आपको जो ना ये चिंता सताई हुई है कि यदि हम ये कर देंगे तो आगे हम साला हमारे पास कोई मुद्दा ही नहीं बचेगा, फिर हम सत्ता में कैसे आएंगे? करेक्ट। क्या आप इतने 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 थोथले उथले चरित्र के व्यक्ति हैं कि आपके पास मुद्दों की कमी है? मैथिलीशरण गुप्त के पास तो कोई मुद्दों की कमी नहीं है। करेक्ट। नहीं, आप जो है ना अपने आप को थोड़ी देर के लिए जो ना माननीय नरेंद्र मोदी जी की जगह रखिए और आप फिर मुझे क्वेश्चन करिए आप तरह। नरेंद्र, एज एन इफ आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, और आप जो है ना मैथिलीशरण गुप्त को हमारी भाषा में जो मैं कह रहा हूं उसको आप फेस कर रहे हो, तो हाउ यू वुड लाइक टू ग्रिल मैथिलीशरण गुप्त? आई एम रेडी फॉर दैट ग्रिलिंग। कि मैं तो सिर्फ एक इंडिविजुअल हूं जो एक कुर्सी पे बैठा हूं, मेरे को भी अलग अलग लोगों को जवाब देने होते हैं, और अगर मैं उनको प्रॉपरली लेके नहीं चलूंगा तो मेरे को कल भगा देंगे। अब वो चाहे आरएसएस, उसके लिए आपको चुनाव में हराना पड़ेगा। आपके पैसे पीछे मैथिलीशरण गुप्त जो है 100 करोड़ लोगों के साथ खड़ा है, जो आपको 303 से बढ़ा के 545 सीटें में जिताएगा। मिस्टर नरेंद्र मोदी, देगांत शर्मा जी। वो आज है कि आपके पास हो? वो 100 करोड़ 2 मिनट में हो जाएंगे आपकी। तो मैं कल आप बोलेंगे वैसा करूंगा, तो फिर अपन लग जाए पहले, फिर ना किसी से बात नहीं करना है अपन। वैसे इस 100 करोड़ को लाने के लिए तो 9 दिन चाहिए केवल, तो लग जाए पूरी शक्ति के साथ। 9 दिन के बाद आपको मैं पूरा दिन देता नहीं नहीं नहीं, हम बात देखो, हम ये नहीं कह रहे हैं वो 9 दिन। नो नो नो, यू आर नॉट गेटिंग माय पॉइंट। आई एम सेइंग कि यदि एक व्यक्ति 10 व्यक्ति को करते हैं तो आज हम 10 हुए, कल 10 को करेंगे तो 100 हुए। I agree when you say that if I have to be on his shoe and talk to you, this is how he will talk. हाँ, तो हम उसका जवाब भी तो आपको दे रहे हैं ना। I am giving the reply which I would have given to him कि भाई साहब ये जो है ना हम ये कर रहे हैं ना, आप सपोर्ट कर दोगे तो हम और जल्दी कर लेंगे इसको। तो वो यही बोलेंगे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना, अभी हम अपने औकात से कर रहे हैं जी। तो मेरे ख्याल से अच्छा लंबा सेशन हो गया है, शायद अपन लोगों को अब विराम देना चाहिए जी। तो मैंने आपको 2-3 जिम्मेवारियां सौंप दी हैं, आपको ऊर्जा केंद्र भी बना दिया है। यस, पहले तो मैं 2-3 दिन आपके सारे जो भी वीडियोस हैं और जब डॉक्यूमेंट्स है वो पढ़ूंगा, देखूंगा, और आप उसमें जो है ना अपने कमेंट भी लिखिए। यस, नहीं मैं अपने पॉइंटर्स बनाऊंगा ना पूरे प्रॉपर। हाँ, नहीं उसमें भी लिख दीजिए जिससे कि दूसरे लोगों को भी सुना, उसमें भी लिख दीजिए। और फिर अपन जो है एक वीडियो सेशन के माध्यम से, आप हैं कहाँ पे अभी? अभी तो मैं नागपुर आया हूँ, वैसे आई एम बेस्ड इन मुंबई। ओके, तो नागपुर से जो ना भोपाल कौन सा दूर है? ठीक है, तो प्लान कर लेंगे यहाँ से भोपाल। हाँ, वी कैन सिट एंड उसमें जब अपन बात करेंगे तो लाइव करेंगे, फेस टू फेस करेंगे और रिकॉर्ड करके करेंगे। डन। देखो बेसिकली देगांत, मेरा सोचना ये है कि हम जो है इसको एनर्जी माने। मैथिलीशरण गुप्त आज हैं, हो सकता है कल सुबह जो ना उठे ही नहीं, ऊपर परलोक पर पहुंच जाए। क्या भरोसा? कोई भरोसा है क्या? किसी का कोई भरोसा नहीं है। राइट। तो मैं ये कह रहा हूं कि यदि कल मैथिलीशरण गुप्त नहीं भी रहते हैं तो वो इतनी सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड ऊर्जा के फॉर्म में कह चुके कि जो हमने ऊर्जा का सूत्रपात तो कर ही दिया है। करेक्ट। तो अब जो है कोई ना कोई फॉलोअर भी निकल आएगा मरने के बाद भी। वो तो हर चीज को आगे झंडा कोई ना कोई पकड़ ही लेता है। तो मेरा वही कहना है कि हम जो है अपने कार्यक्षेत्र में जो करना है वो करते जाना है और इसमें दूसरे की कार्यक्षेत्र की चिंता नहीं पालना है। बृहद स्वरूप तो अपने आप पैदा होगा। हर विराट स्वरूप छोटी छोटी चीजों से मिलकर ही तो बना है ना। यस, 100% आई एग्री। मतलब वो बड़ा स्वरूप तो जो है ना, ऐसा तो नहीं है कि हालो स्पेस से पैदा हो गया। कृष्ण जी का भी जो विराट स्वरूप था वो उनके इट इज मेड ऑफ पार्टिकल्स ओनली ना। यस, और उनके जितने भी अवतार ये वो सब मिला के वो रुद्र जो उनका महास्वरूप का बना था, जो विराट स्वरूप था। yes. और जिसको देखने के लिए आपकी साधारण आंखें काम नहीं करेंगी, आपको जो है ना ब्रह्म चक्षु चाहिए। उसके लिए लगेगा अपना ये आपका चित्रगुप्त। हाँ, चित्रगुप्त लगेगा। हाँ। तो चलिए देगांत, बहुत अच्छा लगा। आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी श्योर जो है हम लोग जरूर कामयाब होंगे, क्योंकि ये प्लान मैथिलीशरण गुप्त का नहीं है। मैं आपको बता दूं, इट इज सम कॉस्मिक पावर विच इज फोर्सिंग मी टू डू एवरीथिंग। करेक्ट। मतलब this is some supernatural power which is, बोले ना जरिया, you are the source
to execute this plan for I that. am just an agent, right? Yes, चलिए, we all are agents. तो इसी बात को हम और आप और सभी लोग एजेंट हैं, और कॉस्मिक पावर विल इंटीग्रेट अस, राइट? जी जी। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी, जय हिंद।